नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक सेक्शन में। साथियों, आज के इस सेशन में मैं आपको फॉर्म 16 के बारे में जानकारी देने वाला हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे कर्मचारी प्राइवेट संस्थाओं और गवर्नमेंट संस्थाओं में काम करते हैं। संस्थाओं द्वारा इन कर्मचारियों को फॉर्म 16 दिया जाता है, परंतु कर्मचारी अपने ही फॉर्म 16 में दी गई जानकारी को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। उन्हें नहीं पता चलता है कि उनकी पूरी साल की इनकम कितनी है, कितना टैक्स कटा है, उनके द्वारा कौन कौन से एग्जेम्पशन या डिडक्शन दिखाए गए हैं, जैसी इत्यादि महत्वपूर्ण जानकारी फॉर्म 16 में दी गई होती है, परंतु कर्मचारी इसे अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो आज के सेशन में मैं आपको फॉर्म 16 के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। यदि आप इस जानकारी को देख लेते हैं तो निश्चित ही आप अपने फॉर्म 16 को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो साथियों, जानकारी शुरू करने के पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जानकारी को अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। तो साथियों, चलते हैं और प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी। साथियों, जैसा कि आज का विषय है फॉर्म 16 के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। फॉर्म 16 जो होता है ये दो पार्ट में होता है। इसका पार्ट ए और पार्ट बी। पहला पार्ट जो होता है पार्ट ए और दूसरा जो पार्ट होता है पार्ट बी होता है। तो पार्ट ए में कुछ बेसिक जानकारी दी गई होती है, उस जानकारी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, यानी आप जिस भी संस्था में काम करते हो उस संस्था का नाम और एड्रेस अच्छी तरह से यहाँ पे लिखा गया रहेगा। इसके बाद जो दूसरा कॉलम है नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, यहाँ पे एम्प्लॉइज बोलेंगे, नॉट एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे एम्प्लॉय की पूरी जानकारी दी गई रहेगी, उसका नाम दिया गया रहेगा और उसका एड्रेस, यानी ये वाला जो कॉलम है एम्प्लॉय के एड्रेस के लिए है और पहला वाला जो कॉलम है एम्प्लॉयर यानी जो संस्था है उसके नाम और एड्रेस के लिए है। इसके बाद मैं आपको आगे और जानकारी देने वाला हूं, अगले स्लाइड में बताने वाला हूं। देखिए, इसके बाद आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि जो अगला कॉलम है उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं जहां पे लिखा है पैन ऑफ द डिडक्टर, यानी जो भी एम्प्लॉय है, जो एम्प्लॉयर है जहां पे आप काम कर रहे हो उसका जो पैन नंबर वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया होता है। इसके साथ साथ उसका टैन नंबर होता है। जो संस्थाएं होती है, कंपनियां होती हैं, उनके पास टैन नंबर भी होना जरूरी होता है। तो ये टैन नंबर यहाँ पे मेंशन किया हुआ। इसके बाद एम्प्लॉय के बारे में बात करेंगे तो पैन ऑफ द एम्प्लॉइज, ये एम्प्लॉय का पैन नंबर यहाँ पे लिखा गया रहता है। तो इस कॉलम में आपने क्या देखा, पैन ऑफ द डिडक्टर यानी जो आपका एम्प्लॉयर, पैन ऑफ द डिडक्टर यानी जो एम्प्लॉयर जहां काम कर रहे हैं उसका पैन नंबर दिया है, ये उसका टैन नंबर दिया है और एम्प्लॉय यानी जो कर्मचारी है ये उसका पैन नंबर दिया गया है। थोड़ा उसके नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये असेसमेंट ईयर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। जिससे इस वर्ष आप कौन से असेसमेंट ईयर में है तो आप देखेंगे 2023 और 24। लेकिन ये 2023 और जो 24 है इसके लिए फाइनेंशियल वर्ष क्या है, वित्तीय वर्ष क्या है, तो उसका पीरियड क्या है, पिछले साल के 1 अप्रैल 2022 से लेके इस साल के 31 मार्च 2023 तक का जो पीरियड था उस पीरियड को हम लोग फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। लेकिन असेसमेंट ईयर के रूप में अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाता है 2023 और 24, यानी एक साल आप बढ़ा देते हो। तो इस साल जो 2023 और 24 असेसमेंट ईयर के रूप में जाना जा रहा है उसका फाइनेंशियल वर्ष यानी आपका जो टैक्स कटा वो कौन से पीरियड में कटा, तो उसका जो फाइनेंशियल ईयर होता है पिछले साल के 1 अप्रैल से लेके, यहाँ पे देख सकते हैं 1 अप्रैल 2000 यानी 1 अप्रैल 2022 से लेके इस साल के 31 मार्च तक के बीच का जो था वो पीरियड था। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हमारा जो पीरियड रहता है वो अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च तक, यानी जो असेसमेंट ईयर रहता है एक साल बढ़ा के लेते हैं और जो फाइनेंशियल ईयर रहता है पिछले साल के अप्रैल से लेके इस साल के मार्च तक रहता है। तो ये समझना आपको बहुत ही जरूरी है कि असेसमेंट ईयर क्या है और फाइनेंशियल ईयर क्या है। तो इस वर्ष हम 2023 और 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। अब हम आते हैं कि ये वाला कॉलम क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस कंपनी में आप काम करते हो वो कंपनी आपके सैलरी से कुछ टैक्स काटती है। तो 4 क्वार्टर में 3-3 महीने के दरमियान 4 क्वार्टर में वो पेमेंट करती जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो यहाँ पे देखेंगे क्वार्टर्स, कौन कौन से क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, यानी ये 4 क्वार्टर है। इसके बाद ये वाला कॉलम देखेंगे तो जो पेमेंट करती है तो ये उसकी रिसिप्ट होती है। अमाउंट पेड
इसके बाद अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और यहाँ पे अमाउंट ऑफ टैक्स डिपॉजिटेड। तो ये वाला कॉलम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके द्वारा जो पैसे काटती है टैक्स के रूप में, वो कंपनी को वो इनकम टैक्स को किस रूप में जमा करती है। तो 4 क्वार्टर में, जैसे ये पहला क्वार्टर में इतना जमा किया, दूसरे क्वार्टर में इतना, तीसरे क्वार्टर में इतना और चौथे क्वार्टर में इतना, तो सब मिला के कितना जमा किया पूरे ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा टोटल दिया रहता है, ये पूरा टोटल दिया रहता है ये चारों क्वार्टर का, यानी पूरे ईयर में 4 क्वार्टर में जितना भी आपके द्वारा कंपनी ने टैक्स काटा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिपॉजिट किया है, ये आपका फाइनल टैक्स रहता है। ये कौन से फाइनेंशियल ईयर का रहता है? पिछले साल के 1 अप्रैल 2022 से लेके इस साल के 31 मार्च 2023 के बीच के पीरियड का होता है। चलिए अब आगे हम कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उसी के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि वही आपको समझने लायक है। अब हम बात करें कि ये जो टैक्स कटता है, यहाँ पे देखेंगे मंथली, अगर आप ये जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे तो मंथली किस प्रकार डिपॉजिट किया जाता है उसके बारे में भी आपको यहाँ जानकारी मिलेगी। जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर दिया है, टैक्स डिपॉजिटेड दिया है, कौन से, क्योंकि बैंक में जमा किया जाता है तो ये बीएसआर कोड, जो चालान जो हम फॉर्म भरते हैं उसका बीएसआर, बैंक का बीएसआर कोड क्या है, इसके बाद कौन से डेट पे डिपॉजिट किया गया है, चालान नंबर क्या है, और एफ मतलब फाइनल हुआ कि नहीं, सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, ये सारी जानकारी दी गई रहती है। तो आप प्रत्येक महीने मंथ वाइज भी आप ये सारी प्रोसीजर देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे सीरियल नंबर है और यहाँ पे टैक्स डिपॉजिटेड है, इसके बाद बैंक का बीएसआर कोड होता है जिस बैंक के द्वारा ये प्रोसीजर हो रही है, क्योंकि बैंक के थ्रू ही टैक्स इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के पास पहुंचता है। कौन से डेट को प्रोसीजर हुई है, चालान नंबर क्या है, और एफ मतलब ये होता है फाइनल हुआ कि नहीं। इसी प्रकार आप सीरियल नंबर वाइज दूसरे, तीसरे, चौथे इंस्टॉलमेंट के बारे में यानी मंथली वाइज आप देख सकते हैं। तो 12 जो भी कंपनी ने या एम्प्लॉयर ने जो भी चीजें जमा किया है उसकी पूरी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूरी जानकारी, ये सारी जो जानकारी है उसी तरह से यहाँ पे दी गई है। लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से आपको फाइनल टोटल मिलेगा। देखिए जैसे यहाँ पे टोटल दिया गया कि टोटल कंपनी ने कितना टैक्स काटा, टोटल कंपनी ने कितना टैक्स डिपॉजिट किया है, उसकी एक बार फिर से यहाँ पे जानकारी मिल जाती है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, ये तो आपका पार्ट ए था। पार्ट ए के अंदर आपको इतना ही समझना है। अब हम पार्ट बी के बारे में जाते हैं कि पार्ट बी क्या होता है। तो पार्ट बी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पार्ट बी के बारे में सारे चीजें, जैसे कि आपकी टोटल इनकम कितनी है, डिडक्शन क्या है, एग्जम्पशन क्या है, टोटल कितना टैक्स आपके ऊपर बैठता है, ये सारी जानकारी आपको पार्ट बी में दिखाई देती है। तो अभी तक मैंने आपको पार्ट ए के बारे में जानकारी लिया, अब मैं आपको पार्ट बी के बारे में जानकारी दे रहा हूं। तो पार्ट बी में अगर आते हैं तो सबसे पहले फिर से नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर आ जाता है, जो कि पार्ट ए में था। तो यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयर है, जहाँ पे जिस कंपनी में काम करते हैं उसका नाम और एड्रेस, फिर यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय, यानी जो एम्प्लॉय है, जो कर्मचारी, उसका नाम और एड्रेस यहाँ पे आपको मिलने वाला है। इसके बाद सेम चीज पैन ऑफ द डिडक्टर, एम्प्लॉयर का पैन, फिर उसका टैन नंबर, फिर यहाँ पे जो है एम्प्लॉय का पैन नंबर लिखा होता है। अब हम थोड़ा अगले भाग में जाते हैं, स्लाइड को स्क्रॉल करते हैं, और भी बहुत सारी बेसिक जानकारी इसमें आपको नजर आने वाली है। देखिए यहाँ पे वापस आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर का असेसमेंट ईयर मेंशन किया होता है। जैसे असेसमेंट ईयर इस बार 2023-24 की बात हो रही, लेकिन इस असेसमेंट ईयर का फाइनेंशियल ईयर होगा पिछले साल के 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक का। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। तो मेन मुद्दा क्या होता है कि यहाँ से आपके बारे में, यानी आपका जो फॉर्म 16 है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई रहती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फॉर्म 16 में आपको क्या जानना जरूरी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके फॉर्म 16 में आपकी जो टोटल सालाना सैलरी क्या है, यानी यहाँ पे देखेंगे ग्रॉस सैलरी क्या है। तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो कैसे मिलकर बनती है, तो उसमें आप देखेंगे इसमें 3 कॉलम दिए। फर्स्ट में, यानी ये जो पहला सेक्शन दिया है ग्रॉस सैलरी में, उसमें ए, बी, सी और डी में आपको क्या दिया है, टोटल करके दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो ए बी सी होता क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन 17(1), यानी इस पे जो भी कंपनी आपको या संस्था पूरे साल भर में जो सैलरी देती है वो सैलरी यहाँ पे मेंशन की गई होती है। इसके अलावा जो बी वाला है या सी वाला, जैसे ये दोनों है, यदि कंपनी किसी प्रकार का आपको भत्ता या कमीशन देती है, बोनस देती है, या किसी अन्य रूप में आपको कोई पैसा देती है पूरे ईयर में, तो वो सारी चीजें
यहाँ पे बी या सी में मेंशन की गई होती है। डी वाला जो होता है, यहाँ पे जो डी वाला होता है ये टोटल हो जाता है, यानी टोटल किसका हो जाएगा, टोटल होगा यहाँ से लेके ए का, बी का और सी का, ये टोटल होगा। फिर से बताऊंगा, ये टोटल जो यहाँ पे मेंशन किया है डी में, यहाँ सैलरी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे जो मेंशन किया है किसका टोटल है, तो ए बी सी का मिला के टोटल है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ए बी सी क्या होता है, ए में आपकी एम्प्लॉयर द्वारा जो कंपनी उसके द्वारा दी गई सैलरी, इसके अलावा बी और सी में क्या दिया जाएगा, बोनस हुआ, कमीशन हुआ या किसी और रूप में कुछ और आपको पैसा मिला है तो वो यहाँ पे मेंशन किया जाता है। इसके बाद ई में आ जाइए, ई में क्या होता है, रिपोर्टेड टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव फ्रॉम द अदर एम्प्लॉयर्स। कभी कभी क्या होता है, कोई कर्मचारी दूसरी जगह भी काम करता है तो वहां से भी उसको सैलरी मिलती है, तो उसका भी जानकारी यहाँ पे मेंशन किया गया होता है। इसके बाद ये तो हो गया आपके टोटल सैलरी के बारे में। ये पहला वाला जो था सैलरी के बारे में आपने अच्छे से समझा होगा कि एक ग्रॉस सैलरी में क्या आएगा, आपको ए बी सी का टोटल करेंगे तो ग्रॉस सैलरी आएगा। इसके अलावा जो ई वाली बात हो रही है, किसी अन्य कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो वहां की भी जो सैलरी मिलेगी वहां पे मेंशन की गई होती है, नहीं काम कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं होता है। अब हम जो दूसरी बातें हैं, जैसे कि अब ये हो गया आपकी सैलरी, अब इसके बाद एग्जम्पशन और डिडक्शन, आपको क्या क्या छूट मिलती है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले। तो एग्जम्पशन के रूप में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो दूसरा वाला सेक्शन आता है, पहला वाला सेक्शन मैंने आपको क्या बताया, पहला वाला सेक्शन आता है आपका ग्रॉस सैलरी का। अब जो दूसरा वाला सेक्शन आता है अलाउंसेस टू एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 के अंतर्गत कुछ छूट दी गई रहती है, जैसे कि ट्रेवल कंसेशंस और असिस्टेंस अंडर सेक्शन, आपको कुछ यात्रा भत्ता मिलता है तो यहाँ पे मेंशन किया गया रहेगा। इसके अलावा डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी, यानी रिटायरमेंट के बाद में आपको कुछ ग्रेजुटी मिलती है। देखिए सेकंड वाले में ए में क्या दिया है, यात्रा भत्ता हुआ, बी वाले में क्या दिया है, रिटायरमेंट होने के बाद आपको कुछ पैसा मिलता है तो उसका मेंशन है, उसकी जानकारी यहाँ दी रहती है। कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, सी वाला इंपॉर्टेंट है। रिटायरमेंट के बाद आपको जो भी पेंशन बनती है उसका कुछ भाग यदि आप लेना चाहते हो कैश के रूप में, जैसे कि रिटायरमेंट के बाद आपका, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि रिटायरमेंट के बाद आपका 100 रुपया बनता है तो उसमें से आप 40% यानी 40 रुपया आप कैश करवा सकते हो, बाकी का 60 रुपया आप पेंशन के रूप में चला सकते हो। तो ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो डी वाला है, कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी इनकैशमेंट अंडर सेक्शन, यानी आप ये जो है इनकैशमेंट का मतलब छुट्टियां जो आप बचाते हो तो उसको आप कैश के रूप में, कहीं कहीं कोई संस्थाओं में जो भी छुट्टी आप कम छुट्टी लेते हो या आपकी छुट्टी रह जाती है तो उसको आप इनकैशमेंट के रूप में यानी कैश करवा सकते हो, उसको पैसे के रूप में भी रूपांतरित करवा सकते हो। तो जो भी पैसा मिलता है वो आपको यहाँ पे उसकी जानकारी दी गई होती है। इसके बाद आगे और आपको चीजें मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या इसके अंतर्गत सेक्शन 10 के अंतर्गत और कौन कौन सी जानकारी आती है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे भी जानकारी दी गई है उसकी कि ये वाला जो दिया गया है, यहाँ पे ई वाला जो दिया है, ये सब अंडर सेक्शन 10 के बारे में ही बात चल रहा है। तो हाउस रेंट अलाउंसेस, यानी अगर आप भाड़े पे रहते हो तो आपको जो हाउस रेंट अलाउंसेस मिलते हैं, यानी कंपनी द्वारा जो भी आपको HRA मिलता है उसकी जानकारी यहाँ पे मेंशन की गई रहती है। इसके बाद अगर आप F वाले कॉलम में आएंगे या आगे बढ़ेंगे तो वहां पे भी हम लोग देखते हैं क्या क्या जानकारी दी गई है। देखिए यहाँ पे इस कॉलम में आप देख सकते हैं अमाउंट ऑफ, अभी F में आते हैं तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अमाउंट ऑफ एनी अदर एग्जम्पशन के बारे में जानकारी दी गई है। जी वाले के बारे में आप देखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ एनी अदर एग्जम्पशंस, और भी बहुत सारी क्राइटेरिया होती है और सारे सेक्शंस होते हैं। ये तो मैंने मेन सेक्शन के बारे में बताया है, और भी कई सारे सेक्शन होते हैं। अगर उसके अंतर भी अगर आपको कुछ पैसे मिले हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। अब H वाला जो आता है ये टोटल अमाउंट ऑफ, आप कितने एग्जम्पशन, कितनी छूट का मतलब अब तक का जो आपको सैलरी है उसमें से ये माइनस हो जाने वाला है। तो ये यहाँ पे देखेंगे 2 वाले में हमने A B C D E है ना, और यहाँ पे क्या है G। तो यहाँ तक अभी आपने देखा कि A B C D E G यहाँ तक का जो टोटल रहेगा, यानी टोटल एग्जम्पशन जो बन रहा है उसका आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, जानकारी दी गई रहेगी, यानी आपकी सैलरी से वो उतना माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी, अभी आपने देखा कि ये जो फॉर्म 16 मैंने लिया है इसमें कोई भी एग्जम्पशन नहीं दिखाई दे रहा है। तो बाद में फाइनली क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी जो पहले दिया गया है वो उतना ही मेंशन यहाँ पे किया गया है। अगर कुछ एग्जम्पशन आता तो माइनस हो जाता, तो ये अमाउंट चेंज हो जाता। अब हम बात करेंगे
कुछ और जानकारी जैसे डिडक्शंस क्या क्या होते हैं। तो डिडक्शन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सरकार द्वारा कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दिए जाते हैं, उसकी भी जानकारी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो हम अभी आने वाले जो आने वाला जो अभी कॉलम जो दिया गया है उस सेशन में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फोर्थ वाला है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, इसके अंतर्गत आपको क्या मिलने वाला है। जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया होता है जो 50,000 का डिडक्शन यहाँ पे मेंशन किया है। इंटरटेनमेंट अलाउंस दिया है, यदि मनोरंजन के रूप में कोई भत्ता दिया है तो भी इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई होती है। टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट अंडर सेक्शन 2500 का जो रहता है प्रोफेशनल टैक्स, उसकी जानकारी दी गई है। इसके बाद 5वें नंबर में टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन, जो डिडक्शन है ए बी सी मिला के, तो ए क्या है वो मैंने बताया आपको, बी क्या है वो मैंने आपको बताया, और सी क्या हो उसका टोटल यहाँ पे आपको दिखाई देता है। अब इसके बाद इनकम अंडर, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिए, इनकम 6 वाला कॉलम इंपॉर्टेंट है। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज, तो इसमें क्या होगा कि अभी तक आपकी जो सैलरी आई थी ऊपर थर्ड वाले में, यहाँ पे देखिएगा ये जो थर्ड वाले में आपकी सैलरी आई हुई है यहाँ पे दी गई है, इसमें से आपको वापस ये जो फिफ्थ में टोटल आएगा, यानी ये जो टोटल आया है, यानी ये टोटल ऊपर वाली सैलरी में से माइनस करने के बाद इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज यहाँ पे आने वाली माइनस करने के बाद। अब हम आगे देखते हैं कुछ और जानकारी आपके फॉर्म 16 से रिलेटेड, यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो 7th नंबर का टैब दिया है उसके अंतर्गत क्या जानकारी दी गई है। तो 7th नंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है एनी अदर इनकम रिपोर्टेड बाय एम्प्लॉइज अंडर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7th में इनकम और एडमिसिबल लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो इसके अंदर जो आप अगर हाउसिंग लोन लिए हो तो उसका जो इंटरेस्ट रहता है वो यहाँ पे मेंशन किया गया रहता है। इसके अलावा इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज से भी कोई इनकम है क्या आपकी, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। टोटल अमाउंट ऑफ अदर इनकम, तो ए कैसे आएगा, टोटल अमाउंट कैसे आएगा, तो ए और बी को आप प्लस कर दोगे, यहाँ पे प्लस कर दीजिए। ए प्लस बी को प्लस करने के बाद इतना आया, ये वापस ऊपर की सैलरी जो आई थी ये वाली उसमें से माइनस हो जाएगा। तो अब तक 9th वाले कॉलम में पहुंच गए, तो ग्रॉस टोटल इनकम कितना बचा, तो ग्रॉस टोटल इनकम में अगर आप देखोगे तो माइनस होते होते अब आपका यहाँ तक अमाउंट चलाया, तो जो टोटल आपका अमाउंट है उसमें से माइनस ही होते आ रहा है उसके अंदर। अब आगे हम आते हैं चैप्टर 6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन दिए गए हैं। इस डिडक्शन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करें कि कौन कौन से डिडक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो देख सकते हैं जो चैप्टर 6 होता है, चैप्टर 6 के अंतर्गत आपको जो पहला डिडक्शन दिया गया है एटीसी, देखिए यहाँ पे पहला डिडक्शन जो दिया गया है एटीसी। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस LIC का आपका प्रीमियम आता है, साथ में बच्चों की ट्यूशन फीस आती है कम से कम 2 बच्चों की, और आपने कोई प्रोविडेंट फंड PF में पैसा डाला है तो उसकी भी यहाँ पे जानकारी शो कर सकते हैं, और हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल होता है उसकी भी जानकारी आप एटीसी में शो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रहे उसकी लिमिट 1.5 लाख तक ही रहती है, 1.5 लाख के ऊपर आप नहीं शो कर सकते, 1.5 लाख तक ही शो कर सकते हैं। इसके बाद बी में आइए, बी वाला जो ATCCC है इसके अंतर्गत कई सारे सेक्शन आते हैं, जैसे ATCCD1, ठीक है, और इसके बाद देखेंगे ATCCD1B। ये सारे जो सेक्शंस रहते हैं, ये जितने भी सेक्शंस हैं इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जितने भी सेक्शन रहते हैं ये पेंशन से रिलेटेड होते हैं, यानी कोई कंपनी में या कोई संस्थाएं जो रहती है उन संस्थाओं में एम्प्लॉइज यानी जो कर्मचारी है पेंशन में कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, कुछ पैसा डालता है, तो कंपनी भी उतना पैसे उस पेंशन फंड में या पेंशन स्कीम में पैसा डालती है, तो इक्वल पैसा डालती है। तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देख सकते हैं, बी वाला है, सी वाला है और यहाँ डी, ये सारे कॉलम में वो सारी जानकारी आपको मेंशन की हुई मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं, यानी जो पेंशन फंड है या पेंशन स्कीम है उसके अंदर यदि आप पैसा डालते हैं या कोई स्कीम लिए है तो आप जितना पैसा डालते हैं और कंपनी जितना पैसा देती है उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली ये सारे सेक्शन में। तो ATCCC जो होता है या CCD1 या CCD2 जो रहता है, ये बेसिकली ये कॉलम जो रहता है, ये इस कॉलम में कोई पेंशन स्कीम में यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपकी कंपनी भी उतना पैसा दे रही है तो वो सारी जानकारी इसके अंतर्गत आपको मिलने वाली है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो जी वाला है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। यदि आपने मेडिक्लेम लिया है तो मेडिक्लेम में कितना पैसा डाला है उसकी भी जानकारी यहाँ पे आपको मिलती है। कम से कम 25,000 तक सेल्फ के लिए, खुद के लिए जो भी या फैमिली के लिए जो आप लेते हैं उतना आप इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हो।
डिडक्शन इन रिस्पेक्ट एज की बात करते हैं। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन, अगर आपने किसी बड़े लोन को लिया है तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आता है, जो एटीई के सेक्शन में आता है, उसको भी यहाँ पे मेंशन किया गया मिलता है। इसके बाद आप देख सकते हैं एटीजी, ये वाला कॉलम देखिए, किसी तरह का डोनेशन किया सरकारी संस्थाओं में या कोई अन्य संस्थाओं में, तो जितना भी डोनेशन किया है उसका भी अमाउंट यहाँ पे मेंशन मिलेगा। इसके बाद जे वाले में देखिए डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट, तो यहाँ एटीटीटीए का कॉलम जो रहता है, आपके जो सेविंग अकाउंट में पैसा जमा होता है उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपकी इनकम होती है, उसका भी जानकारी यहाँ पे इस सेशन में आपको नजर आएगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए चैप्टर 6 का जो टोटल है, यहाँ पे देखेंगे चैप्टर 6 का जो टोटल, जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे मैंने आपको बताया, उसका टोटल एग्रीगेट जो है यहाँ पे दिया गया है। तो DEFGHIJ और यहाँ पे जो L, इनका टोटल जो है आपको यहाँ मिलने वाला है। ध्यान में रखिए, फिर से टोटल ऊपर जो सैलरी आई थी इनकम अंडर चार्जेबल, हेड चार्जेबल, वहां तक जो सैलरी आई थी उसमें से फिर ये माइनस हो जाएगा। अब माइनस होने के बाद जो 12वां नंबर का कॉलम आ रहा है टोटल टैक्सेबल इनकम, यहाँ पे 9 - 11 दिया है, वो ये आएगा। तो टोटल टैक्सेबल इनकम क्या होती है, जरा उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे एक तो चीज है कि आपको पता चल जाता है कि पूरे साल भर में आपकी टोटल सैलरी कितनी है, लेकिन उस पर टैक्स कैलकुलेट नहीं होता है। सारी छूट, सारे डिडक्शन, सारे एग्जम्पशन के अमाउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट बच जाता है, जो आप टैक्स जोन में आता है, जिसके ऊपर अब टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, तो वो होता है टैक्सेबल इनकम। तो यहाँ पे टैक्सेबल इनकम जो है, वो जो अमाउंट रहता है वो यहाँ पे लिखा गया है। अब इसी अमाउंट पे टैक्स कैलकुलेट किया गया होता है। तो टैक्स कैलकुलेशन का जो भी फॉर्मूला रहता है, जैसे पिछले साल की बात करें तो उसके हिसाब से जितनी भी छूट रहेगी, जैसे 2.5 लाख तक की छूट है, 2.5 लाख से 5 लाख पे आपको 5% है, और 2.5 लाख से 5 लाख तक जो भी अमाउंट रहेगा उसको 5% है। 5 लाख के ऊपर है तो आपको 20%, जो भी क्राइटेरिया सेट की गई रहती है उस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, उस हिसाब से इस अमाउंट पे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे इस अमाउंट पे टोटल टैक्स कितना कैलकुलेट हुआ है, तो वो अमाउंट यहाँ पे दिया गया है। रिबेट अंडर सेक्शन 80C कुछ अमाउंट दिया है, तो उसका अमाउंट यहाँ लिखा रहेगा। सर चार्ज जो है, वेदर एप्लीकेबल किसी तरह का चार्ज, सर चार्ज है तो वो भी दिया गया रहेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन से जो रहता है 4% लगता है। ये 4% किसके ऊपर लगता है वो जरा ध्यान दीजिए, ये जो आपका टैक्स है उसके ऊपर लगता है। इसका 4% निकालोगे तो इतना अमाउंट आएगा, और वो प्लस हो जाता है उसके अंदर, यानी ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, यानी टैक्स कितना पे करना है, तो उसका 13 + 15 + 16 - 14 करना है। तो टोटल करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, टोटल करने के बाद ये इतना आएगा, जो भी अमाउंट रहेगा वो यहाँ पे लिखा गया रहेगा। एक बात ध्यान रखिए कि जो रिबेट होता है, जो भी अमाउंट यहाँ पे आता है वो माइनस कर दिया जाता है। इसके बाद एक कॉलम और देख लीजिए, यहाँ पे दिया है लेस, यहाँ पे बताया गया इसके बारे में, देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो दिया है 18th वाला रिलीफ अंडर सेक्शन 89, ये क्या होता है। अगर आपको कोई एरियर्स मिला है और एरियर्स का आपको बेनिफिट ले रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्म 10E भरा जाता है, फॉर्म 10E। तो 10E फॉर्म भरने के बाद जो भी अमाउंट आता है, आपको जो भी बेनिफिट मिलता है, वो अमाउंट यहाँ पे आपको लिखना रहता है। लेकिन वो आपको पिछले साल अगर कोई एरियर्स मिला है तो ही ये काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप फॉर्म 10E भरवाएं, और इसके बाद जो भी उसमें अमाउंट निकल रहा है उस अमाउंट को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बाद में आखिरी में जो नेट टैक्स पेएबल होता है, आखिरी में यानी पूरा प्रोसीजर करने के बाद जो बचता है, जो अमाउंट आता है, वो आपको यहाँ पे मेंशन किया गया रहता है। तो आपको एक बार फिर से बताऊं कि कुछ महत्वपूर्ण चीजें क्या है। जैसे यहाँ पे देखो, ये नेट टैक्स पेएबल, ये आपको यहाँ दिख जाता है। ये टोटल टैक्सेबल इनकम, ये अमाउंट आपको यहाँ दिख जाता है। इसके अलावा कुछ और चीजें जो मैं आपको बताऊंगा कि जो चीजें आपको नोट करनी चाहिए कि यहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे अगर आप आते हैं, यहाँ पे मैंने बताया कि ये वाला जो कॉलम दिया गया कि टोटल इनकम यहाँ पे बता रहा है, टोटल ग्रॉस इनकम, तो ये वाला जो दिया गया है टैब 9th वाला, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा यदि आप बैक में जाते हैं तो आपको ये भी देखना चाहिए। इसके अलावा हाउसिंग इंटरेस्ट यहाँ पे जो दिया है वो भी देख लेना चाहिए। और शुरुआत में अगर आप वापस आते हैं तो यहाँ पे आपकी जो टोटल इनकम है, ग्रॉस सैलरी जो है, वो भी आपको एक बार देख लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में मैंने आपको फॉर्म 16 के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी है। बेसिक चीजें जो होती हैं, जो आपको समझने के लिए आवश्यक है, उसके बारे में मैंने काफी सारी जानकारी दी। यदि आप वीडियो ध्यानपूर्वक से देखेंगे तो आप अपना फॉर्म 16 अच्छे से समझ पाएंगे। और इस फॉर्म 16 से यदि कोई भी जानकारी आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं
आपको उसकी जानकारी देने का प्रयत्न करूंगा। तो साथियों, आज की जानकारी कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ जानकारी अच्छी लगेगी तो अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको ऐसी सतत नई जानकारी मिलती रहे। तो साथियों, आज की जानकारी से यहीं पे लेता हूं विदा। अगले सेशन में फिर एक नई जानकारी के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।